अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे 3 किताबें प्रकाशित भी हुए, मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, वो पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है। और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे, तो वो होगा तो और अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी हर कठिन मामले को भी आसान करने में बड़े सक्षम हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ इनका प्रयास प्रभावी भी रहेगा, सार्थक भी रहेगा। मैंने ऐसी बात क्यों कही? Wherever I go to universities, institutes, I ask students to raise their hands. Have they seen Vedas? Not many raise their hands. So it is time that members of parliament catalyze an ecosystem so that they become epicenter to disseminate this knowledge. Once you will present to a member parliament, I will request the honorable members of parliament to themselves distribute 100. Like I made a prayer to all of you, plant at least 100 trees in a year, and we will put it on Sunset TV. Because that will inspire and motivate lot many people. Question number 140 सीरीज आगे। Okay. आपने आज एक बहुत ही पवित्र काम को आज मार्गदर्शन किया। अभी कुछ क्षण के लिए एक लहर उठी हिंदी, इंग्लिश, तमिल। मैं आपको अभी सद्य एक अनुभूति, अगर आपकी अनुमति हो तो वर्णन करूंगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ अभी 29 जुलाई को हम लोगों ने मनाया। जो नवनिर्मित भारत मंडप हुई, भारत मंडपम में उसकी कार्यक्रम आयोजन किया गया। सर, उसमें केरल की कुछ सिस्टर्स के द्वारा, जो चर्च से जुड़े रहते से सिस्टर्स के द्वारा कॉलेज चलती है त्रिशूर में, उन्होंने अपने स्टॉल पे मेरे को अति आग्रह से लेके गए। ख्रिस्टीय धर्मावलंबी की सब अनुयायी बहनें थे। उन्होंने एक चीज़ हमको दिखाया। सर, ये आपकी संज्ञान में लाने के लिए इस पवित्र गृह में आवश्यकता इसलिए मानता हूं मैं। उन्होंने 14वीं सदी के भारत की गणित शास्त्र के विद्वान माधवाचार्य के बारे में जो पाम लीफ में लिखी गई उनकी कामों को एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके आधुनिक पुस्तक तैयार करते हैं। सर, उस माधवाचार्य की जो मैंने दिखा, जो पाम लीफ दिखा, पाम लीफ में आदरणीय तिरुचि शिवाजी को, थम्बीदुराई जी को निवेदन करना चाहूँगा। मैंने पूछा उस बहनों को, नर्स बहनों को पूछा कि आप इसमें किस भाषा में लिखा है और किस लिपि में लिखा है। सर, लिपि था 14वीं सदी में, लिपि था मलयालम, भाषा था संस्कृत। और मेरे प्रधानमंत्री मानते हैं थम्बीदुराई जी, तमिल भाषा इस सभ्यता का सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए हमने काशी तमिल संगमम किया। इसलिए ये इस पवित्र गृह में इस विवाद में हम ना जाए। कौन सी भाषा में? सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज जैसे आदरणीय नितिन जी ने कहा, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सभी को सभी भाषा में पढ़ने का, समझने का आज उपलब्ध हो सकता है। वो मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, अहमिया हो, गुजराती हो या मराठी हो। इसलिए इस विभेद से ऊपर उठकर आपकी जो आज एक बहुत ऐतिहासिक, सर, आज निश्चित रूप में 2 अगस्त एक नई दिवस के रूप में माना जाएगा। राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी की वेद के बारे में जो रुचि आपने दिखाया, इस देश में अनेक अनेक ज्ञानियों को आनंद देगा। सर, क्वेश्चन नंबर 140 श्री जागेश। Sir, before my question, I have to say one thing. No, only question. Honorable Minister. Sir, this question is laid on the table of the House. Sir, Supplementary one. Sir, our Prime Minister has opened Asia's biggest helicopter manufacturing company on February 6, 23. Sir, we Kannadigas thanks our Prime Minister for the great gift. Sir, there more than 500 families are staying there, but the KVS has been given to Tumkur, sir. The distance between Tumkur and Gupi is almost 30 kilometers. We'll be very grateful if one more KVS is been allotted for the government employees who are working. Honorable Minister. Opening of Kendriya Vidyalaya is a continuous process. The 2 conditions, I have gone through the question. The Gubi plant, helicopter manufacturing plant, is the central government PSU Bhel HAL, HL. If they applied for the Kendriya Vidyalaya through proper channel, certainly Kendriya Vidyalaya Sangathan will look into the issue.
As and today, there is a central school rightly mentioned by honorable member at district headquarters Tumkur. This is a newly developed area. As and today, there is no application in front of Kendriya Vidyalaya to open a Kendriya Vidyalaya at Gubi. Second supplementary, Shri Jagesh. No, sir. Thank you. Dhananjay Mahadik, supplementary. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, केंद्रीय विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक गुणवत्ता साबित की है, इसलिए केंद्रीय विद्यालयों की बहुत सारी डिमांड है। मैं सर पिछले बार लोकसभा में था, तब से मैं अपने क्षेत्र कोल्हापुर के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहा हूं। सर, कोल्हापुर में 1 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। एक छोटा यूनिट आर्मी का भी कोल्हापुर में स्थित है, लेकिन हमारा जो नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है वो एक बेलगाम में है जो 125 किलोमीटर दूर है, और दूसरा पूना में है जो 250 किलोमीटर दूर है। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोल्हापुर में आप केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत करेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय की प्रति सभी की आदर है, उसकी गुणवत्ता को लेके एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया युक्त वो कोई प्रस्ताव हमारे सामने आएगा, उसके बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन उचित निर्णय करेगी। सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अनिल जैन। सभापति महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर लाने का लगातार प्रयास कर रही है, और नई शिक्षा नीति इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं माननीय मंत्री जी से इसी क्रम में पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं और उन पर कितना धन खर्च हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, और भी कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आज की प्रश्न कर्नाटक की तुमकुर जिले की गुबी की संबंधित है। उसका कोई जो आदरणीय सदस्य पूछ रहे हैं वो तथ्य तुरंत मेरे सम्मुख नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में और पिछले हमारी सरकार कार्यकाल में 9 साल में जो उपलब्धि हुई है उनको मैं आपके माध्यम से अवगत करा दूं। माननीय सदस्य के साथ चाय पर चर्चा कीजिए। जी जी अध्यक्ष, नतीजा निश्चित रूप से निकलेगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है। एक बार एडमिशन मिलेगा तो मतलब उनको बहुत बड़े कम मतलब पूरी शिक्षा उनको मिलती है। तो केंद्रीय विद्यालय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा होता था। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को निवेदन है कि वो दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा चालू करने के बारे में अब विचार करें। Before the Honorable Minister responds, I had some privileges of discretion as Vice President, and I renounced them officially, and they were taken note of the government. Now, Honorable Minister on this point. सर, आपकी ये एक परंपरा को सभी को समझना चाहिए, सीखना भी चाहिए। आपने संकेत में कह भी दिया है, और ये मूल प्रश्न से आज के अभी जो आदरणीय सदस्य का जो मंत्री है भी उनकी कोई संबंध नहीं है। मैं उनके साथ अलग से चाय पे चर्चा कर लूंगा। सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। Thank you, sir. Last year, the Honorable Union Minister for State for Education had stated that proposals for setting up of 4 Kendriya Vidyalayas were being considered by the Challenging Method Committee. These KVS were proposed at Anakapalli in Visakhapatnam district, Nandigama in Krishna district, Macharla and Rompicharla in Guntur district, and also Amalapuram in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district. What is the current status of these proposals? Honorable Minister. Sir, it's a very continuous process. As I politely I can repeat that, and when the due diligence is on process, I am expecting a positive outcome very soon, and I will convey honorable member the result. Okay. Question number 141, Shri Naresh Bansal. क्वेश्चन नंबर 141। Honorable Minister. Supplementary 1, Shri Naresh Bansal. प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत व पुनर्वास हेतु
राहत पैकेज जारी किए गए, उनकी क्या स्थिति है? Honorable Minister. किसी भी आपदा के लिए जो उत्तराखंड के लिए भी लागू होता है, पहले ही केंद्र सरकार एनडीआरएफ से और एसडीआरएफ से फंड पहले ही राज्यों को उपलब्ध करा देती है। तो उस एसडीआरएफ फंड का उपयोग राज्य सरकार आपदा के समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकती है। उसके अतिरिक्त अगर राज्य सरकार के यहाँ से कोई मांग आती है तो उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बड़ा संशोधन हुआ है, बिना राज्य सरकार के आवेदन के ही अब केंद्र सरकार आईएमसीटी की टीम भेजती है, जो उसकी वहाँ से जांच पड़ताल कर उसकी मुआयना कर रिपोर्ट करती है। उसके आधार पर यहाँ से हम कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड में पहले से ही काफ़ी पैसा एसडीआरएफ फंड में दिया गया था और उस समय उत्तराखंड की सरकार के द्वारा केंद्र के साथ मिलकर आपदा से संबंधित जो भी विषय था उस पर बड़ी ही तत्परता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, गृह मंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने वहाँ काम किया है। लेकिन उसके भी एक डेटा है कि किस मद में कितनी राशि गई है और कितने लोगों को पहुँचाया गया है, उसका पूरा डेटा है, तो हम उनको प्रस्तुत करें। Second supplementary, श्री नरेश बंसल। मान्यवर, उत्तराखंड के नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, जो निरंतर दरकते रहते हैं, उनको स्थायी रूप से रोकथाम के लिए क्या सरकार की कोई योजना है? कोई उस पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य हो रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, यह अब कई स्तर पर इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए और आगे इसके लिए सावधानी बरती जाए, इसके लिए कई एक्सपर्ट की टीमें बनी हैं और पर्वतीय क्षेत्र में चाहे वह किसी भी प्रकार की आपदाओं की संभावना बनती है, या जो पहले से जो आपदा आई है उसके आधार पर जो अनुभव मिलता है उसके आधार पर बड़ा सर्वे चल रहा है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Chairman, sir. Has the government considered establishing a specific fund to assist the coastal states which are regularly affected by annual cyclonic situations, and how often the disaster response plans specific to cyclone updated, and do they adequately address evacuation procedures, relief, distribution, medical assistance and interagency coordination, sir? Thank you. Honorable Minister. महोदय, मैं आवंटन की बात से मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा आश्वस्त करना चाहूँगा। 2000, चूँकि उन्होंने विशेष आवंटन की बात, निधि की बात कही है, व्यवस्था की बात कही है, 2021 से 26 के बीच 1,60,153 करोड़ राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का अलग से 68,463 करोड़ का प्रावधान किया है। इसको जब सर हम देखते हैं कि 2000 पहले के आवंटन था, वह आवंटन से कई गुना बढ़ा है। पहले इसमें लगभग 60 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा था, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना के आसपास इस में बढ़ोतरी हुई है, जो एक बड़ा है। और उसमें जो तटीय इलाकों में जो भी चक्रवात आते हैं तो अपने पास उसके नियंत्रण के लिए एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था अपने यहाँ है। आईएमडी से, फिर सीडब्ल्यूजी से, फिर एनडीआरएफ को अलर्ट करते हैं, फिर और टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हैं। स्टेट के जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी उससे संपर्क में रखकर हम तटीय चक्रवातों की व्यवस्था करते हैं और इसमें राज्यों का सहयोग भी मिलता है। इसमें अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी है महोदय, मैं उसके तरफ थोड़ा उल्लेख करना जरूर चाहूँगा कि जो आवंटन है उस आवंटन को हम कई जो 12 सेक्टर हम तैयार किए हैं, राज्यों को कुछ हम अधिकार भी दिए हैं कि उस एसडीआर फंड का अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकता है आपदा के समय में। इसलिए हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी से, कोऑर्डिनेशन से, स्टेटों के साथ और सभी एजेंसियों के साथ राशि के बढ़ाए गए आवंटन के उस स्रोतों से और
आगे इसके लिए जो अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर हम सब मिलकर हर प्रकार के आपदाओं से निपटने का हम सब काम करते हैं। श्री विजयपाल सिंह तोमर, सप्लीमेंट्री। प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान के लिए वर्तमान सरकार ने, जो पिछली सरकार में 50% नुकसान पर मुआवजा मिलता था, वो 33% नुकसान पर उसका दोगुना देना किया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी जो नुकसान हुआ है इस साल उत्तर प्रदेश सरकार को द्वारा, या उत्तर प्रदेश के को जो नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, तो कितना वहाँ देने का काम किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। कृषि से संबंधित यह प्रश्न है। आपदा में वह कृषि के नुकसान को केंद्र सरकार ने अलग दृष्टिकोण से देखा है और उसको तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से लेकर कई चीज़ों में आवंटित किया गया है। तो जो अपनी सूची है कृषि का उसमें एक अलग से है। फिर भी 33% से ज़्यादा जो नुकसान होता है और उसके जिस प्रकार से रिपोर्ट आते हैं उसके स्वभाव के अनुसार उस पर हम लोग जरूर विचार करते हैं। केंद्र सरकार उसके विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कृषि के क्षति को हम पूर्ति भी करते हैं और उसके लिए व्यवस्था भी करते हैं। क्वेश्चन डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Chairman, sir, I come from the state of Odisha, and in 2019 we faced the cyclone Fani. After that, our Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji had requested the centre to provide for long-term measures on the coast of Odisha and for similar states which are actually more cyclone prone. Honorable Chairman, sir, in the last 100 years, Odisha has faced almost 99 cyclones, and we lose a lot of infrastructure as well as precious lives. So therefore, my specific question to the Honorable Minister would be, apart from early warning systems, with the Honorable Minister consider putting in place disaster mitigation and adaptation structures on the coastline of Odisha and similar like Andhra Pradesh and Tamil Nadu, so that apart from early warning systems, green corridors through vegetation and long-term disaster relief measures can be ensured on such long coastlines. Thank you. Honorable Minister. महोदय, आपदा एक ऐसा विषय है जिसको रोकना कठिन है, लेकिन उसके न्यूनीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्री एजेंडा दिया है और उस 10 सूत्री एजेंडा पर काम करके भारत ने आपदाओं से नुकसान में काफ़ी कमी लाई है। आप उठाकर देखेंगे, उसी उड़ीसा में एक तूफान आया था जिसमें लगभग 10,000 लोग की मौत हो गई थी, लेकिन कुशल प्रबंधन के कारण लगभग उसी स्वभाव का एक और तूफान आया था 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अभी दे रहे हैं इसको, तो उड़ीसा पे पूछे तो बोल रहे हैं उसमें काफ़ी कम हुआ, काफ़ी मानव नुकसान भी कम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी कम हुआ। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कैसे कमी की जाए, वहाँ जो अपना SDRF फंड है उसके अलावा न्यूनीकरण के लिए एक अलग से हम उसमें फिक्स करके राशि का प्रावधान किए हैं और उड़ीसा सरकार बहुत अच्छा इस पर काम करते हैं। उड़ीसा सरकार का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी पूर्व सूचना प्रणाली को दुरुस्त किया गया है और हम कई प्रकार की सूचनाएं पहले से देते हैं, अलर्ट करते हैं, उसके कारण भी कम नुकसान हुआ है। हम NDRF की टीम को भी हम जब भी पूर्वानुमान होता है तो NDRF की टीम को हम बड़ी तत्परता के साथ उन स्थानों पर, उन राज्यों में हम भेजते हैं और पहले से ही रेस्क्यू से लेकर सारी चीज़ों को राज्यों के साथ मिलकर जब हम काम करते हैं उससे भी हम उसमें कई प्रभावी कदम उठाकर हम नुकसान को काफ़ी हम करते हैं। और 15वें वित्त आयोग ने तटीय इलाके के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटन अलग से किए, जो एक बड़ी राशि है। तटीय नुकसान के लिए यह होता है, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो तटीय इलाकों में कई प्रकार से हम उसको तकनीक के माध्यम से भी और जन सहयोग से भी, राज्यों के कोऑर्डिनेशन से भी, NDRF का उपयोग करके, सेना का उपयोग करके, CWC से और IMD से सब प्रकार से हम वहाँ चुस्त करने की कोशिश करते हैं और इसका बड़ा परिणाम है। बिपरजॉय, अभी बिपरजॉय गुजरात में आया है और उसका स्वभाव विचित्र था महोदय। दुनिया के काफ़ी एजेंसियों ने अनुमान लगाया,
लेकिन भारत के एजेंसी ने जो अनुमान लगाया था IMD ने, उसका कितना असर पड़ा है उस स्वभाव का जो हमेशा डायरेक्शन को बदल रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनकी सजगता से, राज्य सरकार के सहयोग से बड़े अनुमान हो रहे थे नुकसान का, एक भी जान माल यानी एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और उस ओर हम सब काम कर रहे हैं और सब मिलकर हम काम कर रहे हैं तो आगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और अपने आपदा प्रबंधन को और माननीय प्रधानमंत्री के 10 पॉइंट एजेंडे को दुनिया ने अब वाहवाही करने लगी है और उसको स्वीकार भी करने लगा है। हम सब मिलकर आपदा के क्षेत्र में न्यूनीकरण के लिए अच्छा काम कर देंगे। Honorable members, while I was Governor State of West Bengal for 3 years, the state was visited with cyclones of severe intensity. I can indicate to the honorable members the synergetic response from the state government, the central government, all the agencies, and very accurate IMD predictions, and all agencies coming on the same flow. There has been no mortality. So we have reached at a level which is being globally appreciated, and that is indicative of our technological advancement. Question number 142, Dr. Amar Patnaik. So question number 142. Honorable Minister. Honorable Minister. Supplementary number 1, Dr. Amar Patnaik. Sir, I had raised this question and a reply has been given. So I completely disagree with the reply, simply because my question was, मेरा सवाल था कि reason for not including 3 crucial tribal languages of Odisha, namely Ho, Mundari and Bhumij, in the 8th schedule of the Constitution. Sir, reply जो रखा गया है एक कॉमन जनरल कि उसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता है और रेलेवेंट कंसिडरेशंस की वजह से किया जाता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं है. This is a particular demand of Odisha government raised by Honorable Chief Minister several times, sir, and for repeatedly for last so many years, sir. So the reason why this has not been included Honorable will Minister. be furnished. नोट श्री कुमार जी को दीजिए नोट. Honorable Minister. महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी माननीय धर्मेंद्र जी भी अपने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में दे रहे थे. सर, अब सरकार एक नीति बनाई है जो 8वीं सूची में नहीं भी जो भाषा को सम्मिलित किया गया है उसको भी संरक्षित करने के लिए और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार बहुत ठोस कदम उठाई है. और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्थानीय भाषाओं में भी अब भारत की नई शिक्षा पद्धति में पढ़ाई होगी, उच्च शिक्षा की भी पढ़ाई होगी, और जो भी भाषाएं संपोषित रहे, संरक्षित रहे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर एकेडमियों से भी, राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार अपने संस्थानों के माध्यम से भी सारी ऐसी भाषाओं को संपोषित ही नहीं कर रही है, उसका पूर्ण संवर्धन कर रही है. इसलिए अब भारतीय भाषाओं का इतना बड़ा महत्व बना है. जो जिस राज्य की स्थान की भाषा है वह अब न छिपा है न वह विलुप्त होने वाला है. वह डॉक्टर अमर पटनायक, सेकंड सप्लीमेंट्री. To my question at D, what measures government has taken to preserve the linguistic cultures of tribes, especially the primitive vulnerable tribal groups? So the reply has been given and that a lot of action has been taken. So, but in the reply itself, so if you look at the Bhumij, the number of people speaking has come down from 28,208 in 71 to 5,912 in 2011. That means these measures are not working. Are there not sufficient teachers? Is this program not being evaluated? I think महोदय भाषाओं को on this point, which is very important and stressed by the Honorable Prime Minister on a number of occasions, the Honorable Member and the Honorable Minister may interact extensively so that there is wholesome outcome. महोदय, Question number 143, Shri Ajay Pratap Singh. I am aware.
Modi ji, प्रश्न संख्या I have 143। to take note of totality of the situation so that we manage to traverse as much business as possible impactfully. You will get an opportunity. Question number 143, Shri Ajay Pratap Singh. प्रश्न संख्या 143। जवाब पटल पर रखा। Supplementary one, Shri Ajay Pratap Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 39 सीधी सिगरौली के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं कि यह कार्य वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ है और अभी 2023 तक पूरा नहीं हुआ, 15 वर्ष हो चुके हैं और इसमें कारण बताया गया है कि भू अधिग्रहण में देरी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तहसील के किस किस गांव में अभी तक भू अधिग्रहण शेष है और भू अधिग्रहण में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेदारी ठहराने के लिए राज्य सरकार को लिखेंगे? Honorable Minister. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट 19/9/2013 को बीओटी बेसिस पे गैमन इंडिया को दिया गया था। तब उस समय काफ़ी समस्या आई, बाद में ये कंपनी काम नहीं कर सकी, उनको टर्मिनेट किया गया और फिर से नया टेंडर निकालकर फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसकी लेंथ 105.59 किलोमीटर है, इसकी कीमत 530 करोड़ है और अभी डेट अवार्ड हो गया प्रोजेक्ट 28/6/21 को और इस साल दिसंबर तक इसको किसी भी स्थिति में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के एमपी और आनंदीय सदस्य सभी की तरफ से इसका फॉलोअप होता है। इसमें जो अड़चने हैं उसमें ये मध्य प्रदेश की MPRDC इन्होंने 33.11 करोड़ का फाइल आया है, वो तुरंत मंजूर करके उसको पैसे की भी व्यवस्था करेंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर जो नया आया वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। ये जो होता है हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस होती है और ई टेंडर होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करने का मौका मिला तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए के टेंडर हुए, पर एक भी टेंडर ऐसा नहीं था जो ई टेंडर हुआ नहीं और अभी तक एक भी प्रश्न पर कोई करप्शन का सवाल नहीं उठा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन। और ये प्रोजेक्ट, बाकी 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं देश में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण अटके, उसमें से एक है और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और शायद दिसंबर के पहले इसका काम अभी पूरा हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन के पहले वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चैम्बर में आई थी, फिर कल मैंने ब्रीफिंग के समय सबसे बात की, आज भी की। उनकी व्यथा बिल्कुल सही है और इसलिए ये काम जल्दी पूरा होगा। अभी इंक्रोचमेंट में 1.8 किलोमीटर मेन हाईवे एंड 4.8555 किलोमीटर सर्विस रोड इंक्रोचमेंट निकालनी जो कलेक्टर का काम है। बाद में इसमें जो लैंड एक्विजिशन वर्क है 800 मीटर और 254 मीटर मेन हाईवे में एंड 546 मीटर इन सर्विस रोड, ये बाकी है। अब 2013 का प्रोजेक्ट है, हम 2023 में है, 10 साल में भी ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वहाँ कलेक्टर साहब से बात करके और ये जो स्टेट गवर्नमेंट से जो काम होता है उसमें थोड़ा सा आप भी फॉलोअप करिए और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और निश्चित रूप से दिसंबर के पहले ये काम पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत तकलीफ होती, ये भी मुझे पता है, मैं 5-7 बार इसकी मीटिंग ले चुका हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि दिसंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। सेकेंड सप्लीमेंट्री, श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय सभापति महोदय, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी की पूरे देश में प्रतिष्ठा है और उन्होंने सड़क परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। यद्यपि उन्होंने हमारे सीधी सिंगरौली सड़क के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से हर पहलू पर यहाँ पर जानकारी दी है, उनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ कि माननीय गडकरी साहब की पूरे देश में इतनी प्रशंसा होती है, इतनी प्रतिष्ठा होती है, हमारे सीधी सिंगरौली के लोग पूछते हैं कि सीधी सिंगरौली में आके क्या हो जाता है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कम भविष्य में ये प्रश्न ना खड़ा हो। बट बिफोर दैट, ये प्रशंसा है ना, it is not limited to this country only. I have been abroad thrice. I can share it with you. Honorable Minister. सर, आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महाराज ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस होगा। देश में मुंबई टू गोवा
और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। पहले एक आया था जब बीओटी में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। पहली पार्टी फेल हो गई, वो एनसीएलटी में चली गई, उसको टर्मिनेट किया तो कोर्ट में गई, कोर्ट स्टे दिया तो अवार्ड नहीं हो पाए, फिर अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, वो भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर ये है कि कानून के हिसाब से अगर वो काम भी नहीं करता तो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन। अब ये प्रोसीजर है और उसको किए बिना कुछ कर नहीं पाते। पर सच्चाई ये है जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत तकलीफ इनको होती है। WCL की माइन है, वहाँ ट्रक, हेवी ट्रक जाते हैं, पोल्यूशन होता है। और कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी उनको कहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से कल मैंने बात की है और मुझे लगता है कि उसको अभी 33 करोड़ रुपए देंगे, उससे उसका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इतने दिन आपने हिम्मत से इसका मुकाबला किया, दिसंबर ये 99% अब रोड पूरा हो जाएगा। श्री अरुण सिंह जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, करीब 6 साल पहले प्रयागराज से होते हुए मिर्ज़ापुर और सिंगरौली के एक नेशनल हाईवे की घोषणा किया था और अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। कब शुरू होगा और कब पूरा होगा? क्योंकि इसके माध्यम से दूरी भी कम होगी और लोगों को, सैकड़ों गाँव के लोगों को राहत भी मिलेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो नेशनल हाईवे को नंबर मिला है उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं और वो भी खर्चा काफ़ी बड़ा है। अब भारतमाला 2 का भी अप्रूवल अभी वेटिंग में है और जब तक इस रोड को हम नंबर नहीं दे पाएंगे तब तक इस पर खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी समस्या है। हम लोग अभी आज तो इसके ऊपर कोई मार्ग निकाल नहीं सकते, पर जब भी हमें कोई अवसर मिलेगा तो इस रोड को हम प्राधान्य से करने की कोशिश करेंगे। श्री गुलाम अली। सर, हमारे जो सड़क के ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे 4 लेन, 6 लेन, टनल्स, जम्मू और कश्मीर में दूरी कम हो रही है। हमारे पास अल्फाज कम हैं एप्रिसिएशन के। एक छोटा सा बात है कि कश्मीर और जम्मू के बीच में एक खित्ता है, उसको खित्ता चनाब बोलते हैं, दरियाई चनाब। उसके आसपास क्या है कि जो एक्सीडेंट क्रैश बैरियर होते हैं, तो क्या है चेयरमैन सर कि वो जितना मर्जी बड़ा ट्रक है, एक बार वो स्किप हो गया रोड से तो वो अब हाइड्रो की वजह से लेक है तो वो वापस ना डेड बॉडी ना वो ट्रक मिलता है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि डोडा से किश्तवाड़ और उधमपुर से जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर की तरफ, बनहाल की तरफ, इसमें एक्सीडेंट क्रैश बैरियर अगर हों तो हमारे जो हादसे हैं वो थोड़े कम किए जा सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन महोदय, इसमें ये बहुत ही कठिन ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ियों से रास्ता जाता है और जम्मू से श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और सही में मुझे खुशी होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम पहले भाषण में बोलते थे। अभी जैसे आप कल ही मैं हिमाचल प्रदेश में था, मनाली में, तो मनाली से हम जब रोहतांग पास जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमको 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बन गई, 8 मिनट में आते हैं। और उसके बाहर आने के बाद हम लद्दाख लेह तक 5 टनल बना रहे हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, मैंने लोकसभा के स्पीकर भी आने वाले थे, हमारी कमेटी को, आप राज्यसभा को भी आमंत्रित करता हूँ। हमने कारगिल में एक आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जो -8 डिग्री में काम हो रहा है और उस टनल में एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ बचाए गए हैं और करीब 70% काम पूरा हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट है और आशिया का सबसे बड़ा 11 किलोमीटर का ये है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उससे हम लोग झेडमोर टनल बन गई है, वहाँ से श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर के बाद जम्मू आते समय कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है दिल्ली के लिए, तो कटरा दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक, और सूरत से अहमदाबाद, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल,
और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी, इसमें कश्मीर में बहुत बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और ये जो बात इन्होंने कही है, ये भी सच है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। क्रैश बैरियर पहले लोहे के लगते थे, मुझे बताते हुए खुशी है, मैंने इसी सभागृह में जवाब दिया था कि अब बाम्बू के क्रैश बैरियर बन गए और आसाम से जो बाम्बू है उसके हमने अनेक जगह पर इको फ्रेंडली बाम्बू क्रैश बैरियर बना रहे, जिसमें आदिवासी और किसानों को काम मिलेगा। तीसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं, उसके ऊपर वो ट्रक कितने भी स्पीड जाता है तो वो एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ ऐसे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो स्पॉट आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके वो इस प्रकार की कठिनाई की जगह पर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल जो पहाड़ीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें जो गाड़ियाँ नीचे जा रही है उसमें इस प्रकार का कुछ जगह हमने प्रयोग किया है। ये भी आपने बताए हुए स्पॉट पर करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक्सीडेंट कम हो और जान बचे। श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी मंत्री जी से, जो भोड़ागुड़ा से मुंबई तक जाने वाले NH-49 मयूरभंज जिला के बम्बई छक एरिया में एक ओवरब्रिज आधा होकर छोड़ दिया, 2 साल से ज़्यादा हो गया। रोज़ एक्सीडेंट होती है और ऐसे कि ओवरब्रिज से ट्रक आकर ऐसे नीचे गिर जाता है। फिर जो अभी तक जो कंप्लीट नहीं होने से एक्सीडेंट होती है वो कंप्लीट कब तक होगा? वो NH-49 ओवरब्रिज और वो NH का काम कंप्लीट कब तक होगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्मान्य प्रेसिडेंट सर, ये सीधी सिंगरौली का केवल प्रश्न था और आदरणीय सदस्य ने पूछा है, तो मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं तुरंत जाकर इसको वेरीफाई करूंगा। आप भी मेरे ऑफिस में आइए और इसको पूरा करने के। वैसे मुंबई से कलकत्ता ये रोड में काफ़ी जगह 4 लेन हुआ है, कुछ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में फॉरेस्ट का प्रश्न था वो भी सॉल्व हुआ है, और खुद मेरे एरिया में नागपुर में ये रोड को 4 लेन करना ही केवल बाकी रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें काम। श्री राकेश सिन्हा। माननीय सदस्यगण, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की प्रशंसा तो बहुत हुई है, पर इन्होंने मुझे संकट में डाल दिया। इतनी सप्लीमेंट्रीज हैं कि मैंने पूरा एग्जॉस्ट कर कर लिमिट को बढ़ाकर बाकी पीछे भेज दिए। आई विल कंसिडर द ऑनरेबल मेंबर्स रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम मोर इंटेलिजेंटली। राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है, जिसकी चर्चा आपने भी की और पूरे सदन ने की। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सामू मटिहानी पुल जो बिहार के बेगूसराय में है, जिसके बनने से बिहार बंगाल, बिहार उड़ीसा और बिहार झारखंड के बीच दूरी 75 से 79 किलोमीटर कम हो जाएगी। लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था, पुल बनने का, वह NHO में शामिल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक उसका टेंडर होकर काम शुरू होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमने एनुअल प्लान में लेने के बारे में निर्णय भी किया है। आदरणीय सांसद मुझे हर बार इसका फॉलोअप करते हैं और हमारे गिरिराज जी हैं, उनका भी कॉस्टेज वो भी फॉलोअप करते हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनको विश्वास दूंगा कि लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है और इस साल लैंड एक्विजिशन पूरा होने के बाद इसमें आप भी सहयोग करिए, कलेक्टर से ये लैंड एक्विजिशन कराइए, बीड बुलाएंगे और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। केवल लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए बिहार की आपकी सरकार से, राज्य सरकार से, इतना केवल आप मदद करिए, ये जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 श्रीमती वंदना चौहान। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री दिनेश चंद्र जयमाल भट्ट अनावर्दिया। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की स्थापना महिला स्पोर्ट्स के लिए, इनके मदद के लिए की है, ब्यौरा दीजिए प्लीज़। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि आज भारत की बेटियां स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसका हमारे सामने पीटी उषा जी आज हमारे गृह में साथ में बैठे। तो हमारी बिटिया चाहे नेशनल गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक में, चाहे ये चेयर हो, यस सर, her performance from this chair has been remarkably excellent, very confident. सभी जगह बहुत ही अच्छा आज एम्पावर होके काम कर रही है। ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने के बाद स्पोर्ट्स में काफ़ी तरक्की हुई और हाईएस्ट मेडल्स इन द लास्ट ओलंपिक्स हमने रिसीव इंडिया को दिया है। तो हमारी बिटिया जो प्रैक्टिस जहाँ कर रही है, जो प्रैक्टिस कर रही है या तो ग्राउंड में कर रही है, वहाँ उसको कोई हैरेसमेंट ना हो, इसलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 का प्रोविजन किया गया है। उसमें अपना नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसको भी सम्मिलित किया है और उसमें जहाँ 10 से ज़्यादा लोग जो खिलाड़ी काम करते हैं वहाँ एक इंटरनल कमेटी की स्थापना करी है और 10 से जो कम है तो लोकल कमेटी की स्थापना करते हैं। उसमें अभी तक माननीय मंत्री जी ने कितने फेडरेशन के बारे में, तो 53 रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अभी इंटरनल कमेटी की रचना कर दी है और वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कराएंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 145 श्रीमती संगीता यादव। 140 क्वेश्चन नंबर 145 ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि जो जेल में जो महिलाओं की दशा पर इंस्पेक्शन होता है या औचक निरीक्षण होता है, वह रिपोर्ट बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। आज तक उन पे कितने पे एक्शन हुआ है और कौन कितनी पेंडिंग है अभी? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, बेसिकली प्रिजनरी पर्सन्स डिटेन इन therein is a state list subject under entry 4 of list 2nd of the 7th schedule to be constitution of the India। but जेल में प्रिजनरों में मैंने अभी अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट की थी, वहाँ महिलाओं की कैसी कंडीशन है उसके बारे में भी मैं गुजरात से सुरेंद्रनगर में, तो वहाँ जाके महिला की जो हालत है उसके बारे में पूरा ब्यौरा लिया। तो उसकी जो सोशल साइकोलॉजिकल जो कंडीशन थी, उसको कुछ लोगों को स्किन डिसीज़ का इश्यू था क्योंकि सब साथ में गैदरिंग में करते, ऐसे ही उसके बाद उसको जो कौशल ट्रेनिंग है उसके लिए क्या किया जाता है ये सब मैंने डिटेल से देखा है। लेकिन जो नंबर इनको चाहिए वो डिटेल मैं आपको अलग से आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैंने खुद भी 2 जेल में विजिट किया, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाया है कि जो सामान्य कारागार है उसमें महिलाएं भी बंद हैं, उनको महिला कारागार में शिफ्ट करने के लिए क्या कभी गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। साथ एक इसी में अभी और माननीय मंत्री जी, महिलाओं के साथ जो बच्चे रह रहे हैं उनके साथ में क्या अलग से व्यवस्था कुछ हो रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, जो महिला के साथ 12 साल से छोटे बच्चे उसको 12 साल तक उसमें महिलाओं के साथ में रखते और बाद में उसको जो चिल्ड्रन होम से वहाँ या तो दूसरी कोई जो प्रिपरेशन वहाँ रखते, और साथ में जो महिलाएं जो ऑलरेडी उसका जो कन्विक्शन आ गया है और जिसको अभी अंडर ट्रायल, दोनों को सेपरेट करने के लिए भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसीजन ले रही है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो महिलाओं के प्रिजनर के बेनिफिशियरी का सब कुछ किया जाता है। थैंक यू सर। श्रीमती दर्शना सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि देश में वर्तमान में महिला कैदियों की संख्या क्या है तथा उनके जीवन स्तर को
बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, जो महिला प्रिजनर की संख्या है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं और उसके बेहतर के लिए सबसे पहले तो जो महिलाएं आगे पढ़ पाती है उसके लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। With your kind permission, I rise to make statement mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business, correcting the reply given on 22nd March 2023 to answered question number 2417 regarding suicides of students in educational institutions. I herewith lay the statement on the table of the House.